मम्मी जी, नेहा दीदी का फ़ोन है। स्वरा की आवाज़ पर नलिनी ने फ़ोन हाथ में ले लिया। हेलो कहते ही नेहा की घबराई सी आवाज़ आई। मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है। माँ बाथरूम में गिर गई हैं। उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। अरे कैसे, कहाँ, कब, अभी कैसी हैं? कोई है उनके पास? नेहा की माँ यानी सास के गिरने की खबर सुनकर नलिनी ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। तो प्रत्युत्तर में नेहा रोनी आवाज में बोली, वो इंदौर में ही है। आज रात उन्हें अहमदाबाद के लिए चलना था। उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अब कैसे आएंगी? मम्मी, मेरा क्या होगा? 2 हफ्ते बाद सलील को कनाडा जाना है और अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है। मम्मी, आप आ पाओगी क्या? नेहा के पूछने पर नलिनी एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। 1 महीने पहले ही बेटे का ब्याह किया है। नई नवेली बहू को देखते हुए ही प्रोग्राम तय हुआ था कि डिलीवरी के समय नेहा की सास अहमदाबाद आ जाएंगी और 1 डेढ़ महीना रुककर वापस आएंगी, तब वह जाएगी। ऐसे कम से कम 2.5 महीने तक नेहा और उसके बच्चे का सार संभार हो जाएगी। तू घबरा मत, देखते हैं क्या हो सकता है। नेहा को तसल्ली देकर नलिनी ने फ़ोन रख दिया और प्रेग्नेंट बेटी की चिंता में कुछ देर यूं ही बैठी रही। परिस्थिति वाकई विकट थी। समधन जी के हाथ में फ्रैक्चर होने से उनके साथ साथ सबके लिए मुश्किलें बढ़ गई। क्या कैसे होगा, इस चिंता से उन्हें बहू स्वरा ने उबारते हुए कहा, मम्मी जी, आप दीदी के पास अहमदाबाद चली जाइए, मैं यहाँ संभाल लूँगी। नलिनी ने हिचकते पर उसके ससुर भी बोल दी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? नील तो है ही यहाँ, अब तो स्वरा भी है। तुम और उपेंद्र तुरंत निकलो। पर पापा जी, आप कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल, परहेजी का खाना सब हो जाएगा? मेरे बेटे बहू नहीं होंगे तो क्या, तुम्हारे बेटे बहू तो है ना? अरे पापा जी, नील को तो ऑफिस से फुर्सत ही नहीं है और इसे आए अभी महीना भर ही हुआ है। इनके भरोसे कैसे? नलिनी हिचकिचाई तो 80 बरस के बूढ़े ससुर जी हंसते हुए बोले, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी देखभाल ना कर पाऊँ? और ना स्वरा बच्ची है जो घर ना संभाल पाए। तुम्हारी शादी हुई थी तब तुमने 20 बरस की उम्र में सब संभाल लिया था और तुम्हारी सास तो 16 बरस की ही थी जब ब्याह कर आई थी। अरे स्वरा कैसे नहीं संभालेगी घर? क्यों स्वरा, संभाल लोगी ना? हाँ जी दादाजी। क्या कहती स्वरा और क्या कहती नलिनी अपने ससुर को कि तब के और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। नलिनी का सिर अपने ससुर के सामने श्रद्धा से झुक गया। विपरीत परिस्थितियों के चलते मैं खुद को संभाल लूँगा कहकर उन्होंने मनोबल बढ़ा रहे थे, जबकि वह जानती है पापा जी को बाथरूम तक जाना भारी पड़ता है। पापा जी और घर की जिम्मेदारियां स्वरा को भरोसे छोड़ने में उन्हें डर लग रहा था। आजकल की लड़कियां क्या जाने घर की सार संभाल, पर पापा जी और परिस्थितियों के आगे वह विवश थी। यूं तो स्वरा 1 महीने से घर में है और अधिकतर समय तो मायके, हनीमून और घूमने फिरने में ही निकल गया। वह स्वयं बेटे की शादी के बाद बड़े प्रयास से घर की व्यवस्था पुरानी पटरी पर लौटा पाई थी। अब यूं अचानक घर छोड़ छाड़ कर अहमदाबाद के लिए निकलने का मन ही नहीं मान रहा था, पर मौके की नजाकत समझते हुए घर की व्यवस्था, पापा जी के परहेजों और दवाइयों के बारे में नील स्वरा को समझाकर वह और उपेंद्र तुरंत हवाई जहाज से अहमदाबाद के लिए निकल गए। 9 महीने की आखिरी हफ्ते में कब डिलीवरी हो जाए कुछ पता नहीं। मम्मी पापा को देखकर नेहा का सारा तनाव छूमंतर हो गया। उनके पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसने पुत्री को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद दामाद सलील कनाडा चले गए। नलिनी ने घर की सारी व्यवस्था संभाल ली और उपेंद्र ने बाहर की। नेहा और नन्ही परी के बीच समय कैसे निकलता कुछ पता ही नहीं चलता। भोपाल फोन करती पर पापा जी यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है कहकर तसल्ली दे देते। 40 दिन बाद नेहा ने नलिनी से कहा, मम्मी अगले हफ्ते तक सलील आ जाएंगे, मैं भी चलने फिरने लगी हूँ, आप चाहो तो भोपाल चली जाओ। यह सुनकर नलिनी ने राहत की सांस ली। मन तो घर में ही अटक कर रह गया था। सो नेहा के कहने पर 2 दिन ही और रुककर नलिनी ने वापसी का टिकट करवा लिया। साथ ही उपेंद्र और नेहा को कह दिया कि उनके भोपाल पहुंचने की खबर पापा जी, नील, स्वरा को कतई न दे। सरप्राइज का मजा ही और रहेगा। सरप्राइज की बात सुनकर नेहा खुशी खुशी मान गई, पर उपेंद्र पहुंचने की सूचना न देने से कुछ असहज थे। रास्ते में ट्रेन में उन्होंने इस बाबत नलिनी से बात की तो वह बोली,
पहली बार स्वरा के भरोसे पापा जी और घर की जिम्मेदारी छोड़ी है। पापा जी नील तो सीधे साधे हैं, जब भी फ़ोन किया सब ठीक है, चिंता मत करो कहते रहे। अचानक पहुंचने पर स्वरा का असली मूल्यांकन हो पाएगा कि वो घर संभालने में कितनी सक्षम है और घर वालों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह सुनकर उपेंद्र अवाक रह गए। नलिनी के फ़ोन न करने के पीछे की छिपी मानसिकता का उन्हें जरा भी भान नहीं था। वो तो समझे थे कि नलिनी अचानक पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य में डुबोने का मंतव्य रखती है। बिना किसी को सूचित किए उपेंद्र और नलिनी घर पहुंचे तो खुद सरप्राइज हो गए जब घर में ताला लगा देखा। बाहर का गेट किराएदार ने खोला और बताया कि सब लोग सुबह से ही बाहर हैं। घर के बरामदे में उन्हें बैठाकर वह चाबी लेने चला गया। आसपास नजर दौड़ाते नलिनी उपेंद्र बेतरह चौंके जब उन्होंने पापा जी के कमरे की बेत की आराम कुर्सी और मेज बरामदे में रखी देखी। किराएदार से चाबी लेकर ताला खोला तो सकते में आ गए। पापा जी के कमरे में पर्दे और पेंटिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं था। दीवान, अलमारी सब बरामदे में लगे छोटे से गेस्ट रूम में आ चुके थे। कमरे का हुलिया देखकर नलिनी को बहुत गुस्सा आया। कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से पापा जी का कमरा सजाया गया था। सुंदर पर्दे, पेंटिंग्स, केन की कुर्सियां जिसमें मखमल की गद्दी लगी हुई थी, अखबार रखने के लिए तिपाई, एक छोटा टीवी, सारी सुविधाओं से संपन्न बुजुर्ग आज उसकी अनुपस्थिति में गेस्ट रूम में पहुंच गए थे। कल की आई लड़की की हिम्मत देखो। उपेंद्र, पापा जी का ये हाल, ये हमारा क्या हाल करेगी बुढ़ापे में। आवेश में बड़बड़ाती हुई नलिनी पूरे घर में घूम आई थी। बाकी घर का हुलिया तो ठीक ठाक ही था। नील के ऊपर भी उसे बहुत क्रोध आया। उसी समय नलिनी से मिलने बगल वाली पड़ोसन आ गई। नलिनी को देखकर बोली, तुम्हें ऑटो से उतरते देखा तो चली आई। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम नहीं थी तो तुम्हारे ससुर जी का तो बड़ा बुरा हाल था। एक दो बार आई मिलने, तभी जाना कि तुम्हारी नई नवेली बहू ने उन्हें अपने कमरे से बेदखल कर दिया है। मैं तो अक्सर उन्हें बरामदे या लॉन में भटकते देखती थी। अब हम लोग तो उससे कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी आजकल की लड़कियां किसकी सुनती हैं। कहीं पलटकर मुझे कुछ कह देती तो भाई मैं तो ना सह पाती। बस तुम्हारे ससुर को देखकर बुरा लगता था। तुम लोगों ने उन्हें इतने आदर से रखा, पर तुम्हारी बहू ने तो। वह बोल रही थी कि पापा जी की रौबदार आवाज़ आई, बेटा जी आप मेरे लिए इतना परेशान थी, यह जानकर बहुत अच्छा लगा, पर आपकी परेशानी मुझसे साझा कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। यह सुनकर पड़ोसन हक्का बक्का रह गई और नलिनी सिर पर आंचल रखकर ससुर जी के पाँव छूने लगी। आप कहाँ थे पापा, और अकेले कहाँ से आ रहे हैं। अकेला नहीं हूँ, स्वरा है बाहर, कोई जानने वाला मिल गया है, उससे बातें करने लगी है। पर यह बताओ तुम लोग आने वाले हो, यह किसी को बताया क्यों नहीं। पापा जी ने पूछा तो उपेंद्र बगले झाँकते हुए बोले, नलिनी आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। उपेंद्र की बात सुनकर पापा जी कुर्सी से अपनी छड़ी टिकाते हुए बोले, सरप्राइज तो हमें अच्छे से हो गए, घर पर ही मिलते। सब ठीक तो है पापा, उपेंद्र ने चिंता से पूछा तो वह बोले, सब ठीक है भाई, डायबिटीज़ कंट्रोल में है। पापा जी आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब इस छोटे से गेस्ट रूम में। नलिनी के पूछने पर वह बोले, अरे अभी इन्होंने तो बताया कि तुम्हारी बहू ने मुझे यहाँ भेज दिया। और हाँ बेटा जी, अब पापा जी पड़ोसन से मुखातिब थे। तुम जो अभी मेरी बहू के कान भर रही थी कि मुझे कमरे से बेदखल कर दिया गया है, तो सोचो ऐसे हालात में तो मैं यहाँ दुखी गमगीन सा दिखता और बेटे बहू की नाक में दम न कर देता कि जल्दी आओ। सॉरी अंकल जी, मैंने जो महसूस किया सो कह दिया नलिनी से। दिक्कत यही है, हम जो महसूस करते हैं वो सही पात्र से नहीं कहते। तुमने जो महसूस किया उसकी चर्चा मुझसे कर लेती तो ठीक रहता। अब देखो, जैसे मैं अपने बेटे बहू से नहीं कह पाया कि मेरे बड़े से कमरे में मुझे अकेलापन लगता है, नलिनी उपेंद्र ने इस घर का सबसे अच्छा कमरा मुझे दे दिया। इसे प्यार से सजाया संवारा, पर सच कहूँ तो कमरे और बरामदे और लॉन के बीच की दूरी के चलते आलसवश टहलना छूट गया था। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं कही आपने पापा जी। नलिनी के कहने पर पापा जी भावुक होकर बोले, संकोचवश ना कह पाया। कैसे कहता बेटी, जिस कमरे के पर्दे के सिलेक्शन के लिए तुम 10 दुकानें घूमी हो, जिसके डेकोर के लिए तुम घंटों नेट के सामने बैठी हो, उस कमरे के लिए कैसे कह देता कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तू तो मेरी प्यारी बहू है, पर तेरी बहू तो मेरी माँ बन गई।
वह तो सीधे ही बोली, दादाजी आप दिन भर कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? आलस छोड़िए, बैठे बैठे घुटने और खराब हो जाएंगे। उसने मेरे कमरे से कुर्सी मेज निकलवा कर बरामदे में डलवा दिया। मैंने कहा कि लेटने के लिए कमरे तक जाना भारी लगता है। तो यह सुनकर तुम्हारी बहू बोली, दादाजी जब तक सर्दी है तब तक के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएं। मुझे भी सही लगा। आराम करने का तलब होने पर बरामदे और लॉन में गेस्ट रूम तक आना सुविधाजनक है। गेस्ट रूम से लॉन, बरामदा सब दिखता है। जब मन करता है बरामदे में टहल लेता हूँ, जब इच्छा हो लॉन में पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ देख लेता हूँ। किराएदार के बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ मन में ऊर्जा भर देती है। किराएदार के बच्चे नीचे खेलने आते हैं तो दो बातें उनसे भी कर लेता हूँ। छोटे वाला तो रोज़ नियम से शाम 6 बजे लूडो लेकर आता है। बुरा ना मानना बेटी, ये कमरा छोटा जरूर है पर इसमें पूर्णता का एहसास है। चलने फिरने में गिरने का डर नहीं रहता है। आसपास खिड़की, दरवाजे, मेज कुर्सी का सहारा है। छड़ी की ज़रूरत नहीं। अरे वाह मम्मी जी आ गई। सहसा स्वरा का प्रफुल्लित स्वर गूंजा। पैर छूते हुए वह चहकी, अरे बताया नहीं कि आप आ रही हैं। पता होता तो आज हम हॉस्पिटल ना जाते। नलिनी चुप रही तो पापा जी बोले, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। स्वरा चहकते हुए बोली, आज सरप्राइज का दिन है क्या? मम्मी जी पता है दादाजी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। देख लो मेरी सेहत रंग लाई। पापा जी के कहने पर स्वरा बोली, मम्मी जी बड़े जोड़ तोड़ किए दादाजी को टहलाने के लिए। रोज हम कहते टहलने को तो दादाजी आजकल कहकर टाल देते और अपने कमरे में बंद रजाई ओढ़े ठिठुरते रहते थे। बस एक दिन इलाज निकाला, पापा जी की रजाई और दीवान कमरे से हटाकर यहाँ डाल दी। अब प्यासे को कुएं के पास तो जाना ही था। इस कमरे के पास बरामदा होने से इनका अड्डा यहीं जमने लगा है। बरामदे और लॉन के बीच पूरी धूप वसूलते हैं। स्वरा हंस रही थी, पापा जी मुस्कुरा रहे थे, पर नलिनी मौन थी। उसे गंभीर देखकर स्वरा की हंसी थम गई। वह कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी मम्मी, नील ने पहले ही कहा था कि मेरी हरकत पर मुझे खूब डांट पड़ने वाली है। सोचा था जब आप आएंगी तब तक जनवरी के कड़ाके की सर्दी निकल जाएगी। आपके आने से पहले सारी व्यवस्था पहले जैसी कर दूंगी, पर आप तो बिना बताए आ गई और मेरे खुराफात पकड़ी गई। यह सुनकर नलिनी गंभीरता से बोली, बताकर आती तो मूल्यांकन कैसे करती? किस बात का? स्वरा ने अचरज से पूछा। तो नलिनी बोली, सिक्के के दो पहलू का मूल्यांकन। सिक्के का एक पहलू सही तस्वीर नहीं दिखाता है, ये आज जान लिया। अपने जीवन में मैंने कई बुजुर्गों को उपेक्षित जीवन जीते देखा है। जब घर बनवाया तभी सोच लिया था कि पापा जी को सबसे बड़ा, सुंदर और आरामदायक कमरा देंगे, पर इस चक्कर में हमने पापा जी के कमरे से बांध ही दिया, साथ ही अकेलेपन से भी। इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। सर्दी तक तो यहाँ ठीक है, पर गर्मियों में पुराने कमरे में रहेंगे पापा जी। पापा जी के पुराने कमरे में लाइब्रेरी शिफ्ट करके एक छोटा सा सोफा और क्वीन साइज बेड लगा देंगे। आने जाने वाले पापा जी के कमरे में बैठेंगे ताकि वहाँ रौनक भी रहे और बड़ा कमरा छोटा भी लगे और पापा जी का दिल भी लगा रहे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो और भी बढ़िया आइडिया है। वैसे दादाजी दिन में यहाँ और रात में वहाँ सो सकते हैं। ये ले लो जी एक और आइडिया। उपेंद्र हंसकर बोले तो पापा जी बनावटी दुख के साथ कहने लगे, इसका मतलब कि मुझे दोनों कमरों की देखभाल करनी होगी। स्वरा हंसकर बोली, और नहीं तो क्या, इसी बहाने आपका एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलना फिरना तो होगा। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे हाय मेरा घुटना जाम हो गया। अपनी नकल करती स्वरा को देख पापा जी मुस्कुरा कर बोले, नलिनी तेरी बहू बहुत शरारती है। यह सुनकर नलिनी तपाक से बोली, मेरी बहू नहीं पापा जी, आपकी माँ। सब हंसने लगे। इसी बीच किराएदार के बच्चों की गेंद बरामदे में आ गई तो पापा जी 2 कदम चलने से भी कतराते थे। वह बच्चों की गेंद उठाने के लिए लॉन की ओर बढ़ रहे थे। नलिनी उपेंद्र के लिए यह दृश्य सुखद था। आंटी जी आप चाय पियेंगी? स्वरा ने पड़ोसन से पूछा तो वह घर में बहुत काम है कहते हुए उठ गई। शायद उन्हें भी सिक्के के दूसरे पहलू का भान हो गया था। जाते ही पड़ोसन को नलिनी ने नहीं रोका। उसका ध्यान तो पापा जी की ओर था जो खिलखिलाते चेहरों के साथ गेंद बच्चों की ओर उछाल रहे थे।